नमस्कार दोस्तों, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। और अगर थ्योरी के क्वेश्चन अकाउंट्स के पेपर में देने हो तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट बनता है पेपर सेटर का। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स है उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल होता क्या है? अ फंडामेंटल ट्रुथ और लॉ, एक आधारभूत कानून है या फिर सच है। आधारभूत एक फंडामेंटल सच है एज द बेसिस ऑफ एक्शन, जिसको कोई भी एक्शन करने के लिए आधार बनाया जाता है। मतलब कुछ भी काम करना है तो वो काम किसके आधार पर किया जाएगा, किस नियम के आधार पर किया जाएगा, वो कहलाता है प्रिंसिपल्स। अब इसको अगर हम बना दें फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और कोई भी एंट्री करनी है या कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो इन नियम के आधार पर ही किया जाता है। ये नियम कौन कौन से हैं, हम इनकी बात जब आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के अपने कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे सबसे पहला है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजनेस। देखिए, अगर सभी लोग ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं, ये प्रिंसिपल्स सभी को फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर इंडिया के ये प्रिंसिपल्स हैं तो पूरे इंडिया के अंदर जो कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, अकाउंट्स बनाएगा, तो उसको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स मानने पड़ेंगे। अब अगर पूरे भारत के सभी लोग, सारे बिजनेसमैन, सभी एंटरप्राइजेस इन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं, तो उन सभी के अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। मतलब उन सभी के अकाउंट्स एक जैसे ही होंगे क्योंकि वो एक जैसे सिद्धांतों को, एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, या असेट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, या रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, अगर ये सब एक ही बात के, सेम बात के आधार पर किया जाए, एक ही नियम के आधार पर किया जाए, तो सब जगह आपको रिकॉर्डिंग सेम मिलेगी। और जब ऐसा होता है तो उनको जो समझना होता है वो काफी आसान हो जाता है, ईजनेस। तो जो इनके यूजर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब दी जाएगी इसके यूजर्स को, जैसे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, खुद कंपनी के इंटरनल यूजर्स हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, तो जब उनको दी जाएगी तो उनको इन्हें समझने में काफी आसानी रहेगी। फिर है मैन मेड। ये जो प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है या गॉड मेड नहीं है। इनको इंसान ने ही बनाया है, टाइम टू टाइम इनको बनाया है और टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं। नॉट फाइनल स्टेटमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फाइनल नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो लिख दिया सो वही चलेगा। इनके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द मार्केट, नीड ऑफ द टाइम। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। इनमें जब भी जरूरत होती है परिवर्तन की तो चेंजेस किए जाते हैं। चौथा है जनरल एक्सेप्टेंस इफ 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड। ये जो सारे के सारे नियम हैं इनको पूरे सभी लोग जनरली, सामान्यतया स्वीकार कर लेते हैं आराम से, अगर ये सिद्धांत इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, फॉलो करते हैं। नंबर 1, रेलिवेंस। रेलिवेंस हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स को अगर इफ रिजल्ट इज मीनिंगफुल। अब आपने अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए अपने अकाउंटिंग में, ट्रीटमेंट जो किया इन प्रिंसिपल्स के आधार पर किया, और ऐसा करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल मीनिंगफुल है, समझ में आता है, उसका एक मतलब बनता है, तो ये प्रिंसिपल्स कहे जाएंगे
कि these principles are relevant, ये बिल्कुल हमारे काम से संबंधित है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है वेरीफाइबिलिटी, मतलब आप जिसे चेक कर सकते हैं, आप जिसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सच में इस तरह के जो प्रिंसिपल्स है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये काम भी करते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है यूज विदाउट मच कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और इनको अप्लाई करने पर कॉस्ट भी ज्यादा रेज नहीं करनी चाहिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। मतलब ये आसान होने चाहिए और ये कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, इनकी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। मतलब ये सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में आसानी हो और हमारी कॉस्ट भी ना बढ़े। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल्स होते कितने तरह के हैं। एक्चुअली आपको प्रिंसिपल्स डायरेक्टली नहीं पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर उसके बाद हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे, कुछ कन्वेंशंस हैं। जब ये दोनों हम पढ़ लेंगे सेपरेटली तो हम कहेंगे कि हमारे प्रिंसिपल्स पूरे हो गए। तो अब शुरू कर रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? बहुत सिंपल सी बात ये बोलता है, ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। एक आपका ऑनर है, कंपनी का मालिक, और एक आपका बिजनेस है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक है मिस्टर राम और राम की एक कंपनी है राम एंड कंपनी। तो अगर मुझे राम से पैसे लेने हैं तो मैं उसकी कंपनी राम एंड कंपनी को सीव नहीं कर सकता, और अगर मुझे राम एंड कंपनी से पैसे लेने हैं तो मैं राम को पर्सनली उससे पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। और इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक है हमारे मिस्टर राजू, दो बाल वाले, और ये है इनका बिजनेस। अब ये मिस्टर राजू और इनका बिजनेस, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। देखिए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि भाई ये कंपनी तो इसी की है, फिर इस बिजनेस के अंदर पैसा भी इसी का लगा है, तो ये और ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? सिद्धांतों के आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मुझे इससे कुछ पैसे मांगने हैं तो मैं इसे कोर्ट में नहीं घसीट सकता, और अगर मुझे इससे पैसे मांगने हैं तो मैं इसे कोर्ट में नहीं घसीट सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। और देखिए, अब जैसे ये मिस्टर राजू है, इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो अपना कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो राजू के पास से तो कैश कम हो गया और यहां पर वो कैपिटल के नाम से बिजनेस के पास बढ़ गया। देखिए, अमाउंट वो एक ही है, सपोज 50 लाख, वो 50 लाख रुपीस पहले यहां थे तो वो कहलाएंगे मिस्टर राजू का पर्सनल कैश। वही 50 लाख अगर यहां चले गए तो फिर वो कहलाएंगे कैपिटल ऑफ दिस बिजनेस इन द नेम ऑफ मिस्टर राजू। इसी तरह से अगर राजू ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो अब राजू के पास पैसे बढ़ गए और जो बिजनेस है उसके पास पैसे कम हो गए ड्राइंग के नाम से। तो ये और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग माने जाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे अप्लाई करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है दो केसेस में। वो दो केसेस कौन से हैं? एक है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप मतलब जो पुराने तरीके की पार्टनरशिप होती है, जैसे 3-4 लोग आपस में मिल गए, उन्होंने अपना रेशो बांट लिया और फिर वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है अभी बताता हूं। फिर दूसरा है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला आदमी, जैसे एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है किसी भी तरीके से, अपना कोई ऑफिस खोल लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई किसी तरह की सर्विस दे रहा है, सोल बिजनेस, अकेले आदमी का बिजनेस
वन मैन बिजनेस। अब इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मुझे अपने बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई मेरी पर्सनल असेट्स बेचकर भी किया जाएगा। ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा कि भाई मैं अपनी पर्सनल असेट्स क्यों बेचूं, इस बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब लायबिलिटी खत्म नहीं होगी सिर्फ बिजनेस तक ही। अगर मेरे बिजनेस के अंदर कोई लॉस हुआ, उस लॉस को पूरा करने के लिए मेरी जो पर्सनल असेट्स है, मेरा घर बार गाड़ी वाड़ी या ज्वेलरी वगैरह, वो सब भी बेची जा सकती है। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, इन दोनों के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो बिजनेस का लॉस है वो पार्टनर्स के या फिर मालिक के पर्सनल आइटम्स बेचकर भी लॉस को पूरा किया जाएगा। तो इस केस के अंदर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज्ड टू पे बिजनेस लॉसेस। तो अगर ऐसा है तो फिर ये चीज नहीं हो सकती, फिर ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को, एंटिटी कॉन्सेप्ट को इन दो केसेस के अंदर अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन दो केसेस में सुटेबल नहीं है। आइए देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा नंबर 2 है मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आइटम्स ओनली विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं आइटम्स की रिकॉर्डिंग की जाती है जिन्हें आप पैसे की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप अगर ये बता पाए कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, माल है, असेट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख, 10 लाख, 1,000, 50,000, अगर आप उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर मनी की फॉर्म में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जैसे ये माल बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, अब ये बढ़िया क्वालिटी क्या है, इसको मनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये बढ़िया क्वालिटी जैसी कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। मनी का मतलब है उस देश की करेंसी। अगर हम इंडिया में हैं तो रुपी, अगर अमेरिका में है तो डॉलर, इस तरह से। नॉन मॉनेटरी आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड, और जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उनको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंटिंग में। जैसे हड़ताल हो गई, किसी की रिटायरमेंट हो गई, या फिर मैनेजर्स या एम्प्लॉइज कितने ईमानदार हैं या कितने बेईमान हैं, इन चीजों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई प्रोविजन नहीं है। नॉमिनल वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, उस वैल्यू पर रिकॉर्डिंग की जाती है जो इसका रिकॉर्डिंग अमाउंट था रिकॉर्ड करते समय। मतलब कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पर, यानी जिस समय आप लिख रहे हैं वैल्यूज, आप देखिए ये कितने की खरीदी थी, जितने की खरीदी थी, या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के और या फिर कॉस्ट के हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू बनती है वो रिकॉर्ड की जाती है। चेंजेस इन प्राइस इज इग्नोर्ड, कोई किसी भी तरह का चेंज अगर प्राइस में होता है, जैसे कि मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, तो मार्केट प्राइस को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं लिए जाते हैं। तो मनी की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को तो ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और जितनी उसकी वैल्यू बनती है रिकॉर्ड करते समय वही वैल्यू लिखी जाती है, और मार्केट प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आइए चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। यह है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, बेसिक है। आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि आप 2 या 5 साल या 10 साल बाद बंद कर देंगे, या फिर जब ये बहुत बढ़िया चलने लगेगा तो उसको बंद कर देंगे। कोई भी इतनी मेहनत करता है, बिजनेस को खड़ा करता है, तो किस लिए? इसलिए कि वो जब वो चल जाएगा उसको बंद कर देंगे। हर कोई यही सोचता है कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। बिजनेस विल रन इनडेफिनेटली, ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा।
बिजनेस विल नेवर एंड। तो बस ये सिंपल सी ही बात है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इस पर कई बार क्वेश्चंस भी किए जाते हैं इंटरव्यूज में। फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेज प्राइस। कोई भी फिक्स्ड एसेट जितने की खरीदी थी उतने की ही यानी कॉस्ट प्राइस पर ही वो रिकॉर्ड की जाती है, और अगर वो और आगे सालों तक चलती है तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर रिकॉर्ड की जाती है। अगेन जो इसका मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो ये उतने के लिखा जाएगा जितने की आपने खरीदी थी, और फिर उससे अगले सालों में जब रिकॉर्डिंग होगी तो वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, जो बचेगी रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर वो लिखी जाएगी। रिकॉर्डिंग इस तरीके से होती है। मार्केट में उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस विल बी टोटली इग्नोर्ड। मार्केट प्राइस विल बी इग्नोर्ड। मार्केट प्राइस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है आपने। अब देखिए नॉर्म एप्लीकेबल टू करंट एसेट्स। ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये करंट एसेट्स पर अप्लाई नहीं होता। अगर ये करंट एसेट्स पर अप्लाई नहीं होता तो फिर करंट एसेट्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, किस आधार पे लिखी जाती है? करंट एसेट्स की वैल्यू लिखी जाती है कॉस्ट यानी जितने की वो खरीदी, या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये फिर से रिपीट हुआ कंजर्वेटिज्म के अंदर, इसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जितने की खरीदी और जो उसका मार्केट प्राइस था उनमें से जो भी कम होगा उस प्राइस के ऊपर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि जब आगे चल के ये बिके तो प्राइस वेरिएशन का इंपैक्ट ना आए। अगर आपने मार्केट प्राइस पर लिख दिया और आगे चलकर वो उससे कम पर बिका तो आप तो कह दोगे जी लॉस हुआ, जबकि ये तो लॉस हुआ नहीं। हो सकता है कि वो प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर हो, कॉस्ट प्राइस से ऊपर होते ही वो तो प्रॉफिट बन जाता है। If no payment for fixed assets, this is also very important. If no payment for fixed assets, अगर फिक्स्ड एसेट कोई फिक्स्ड एसेट ली और उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं की गई तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी दोस्तों? उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर एसेट ऐसे ही मिल जाती है, उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो फिर उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आई रिपीट, इफ नो पेमेंट नो रिकॉर्डिंग। सेम फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। अब जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, राइट्स, ट्रेडमार्क, इनके ऊपर भी यही नियम लागू होता है। अगर इनके लिए कोई पेमेंट की गई है तभी इनकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। अगर इनके लिए कोई पेमेंट नहीं की गई है तो फिर कोई भी इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आइए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी बना है पीरियड वर्ड से। बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पीरियड्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस की जो लाइफ होती है बहुत बड़ी होती है। जैसे हमने अभी गोइंग कंसर्न में जाना, अनलिमिटेड टाइम होती है। कोई जब बंद होता है बीच में एकदम से बंद हो जाता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट जब लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है, अनलिमिटेड है, तो उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, एक एक शॉर्ट पीरियड में तोड़ दिया जाता है और उस एक एक टुकड़े को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर। अब ये अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होगा, कितने महीनों का होगा, कितने साल का होगा, ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस किस तरह का है। ये 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये दोनों एक्ट कहते हैं कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 1 साल का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। अब जो 1 साल है वो 1 साल किस प्रकार है? एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पर खत्म होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर एंड होता है। इंडिया में अभी फिलहाल चॉइस है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्ट करें, लेकिन जब हम एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर ही
ऑप्ट करना चाहिए। ये दोनों एक्ट कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर ही ऑप्ट करना चाहिए, यानी आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कैलेंडर ईयर भी है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये एक मुहिम चल रही है कि पूरे दुनिया का सभी कंट्रीज का जो ईयर है उसको एक सिंगल फॉर्म में ही कर दिया जाए, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं उन सब में कैलेंडर ईयर अप्लाई करा जाए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारा जो ईयर रहेगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइज करने का मतलब होता है मिलना, हिंदी में जो मतलब है। तो यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम एट विच रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपके पास माल बेचने से आया, आपने जो भी बिजनेस एफर्ट्स किए और आपने गुड्स या सर्विसेज बेचे, बेचने से आपके पास जो आया। अब समझाने के लिए मैं आपको बोल देता हूं, रेवेन्यू मतलब सिंपली सेल अमाउंट। तो सेल अमाउंट आप कब कहोगे कि भाई मेरी सेल हो गई, मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोले कि भाई मेरी सेल हो गई। जैसे ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपने माल तैयार किया, फिर बिल भी बनाया, फिर माल आपके यहां से डिस्पैच हो गया, फिर उसके यहाँ पहुंच गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहां से पेमेंट आई। तो ये इतनी डिफरेंट स्टेजेस है। तो आप कब कहेंगे कि भाई मेरी सेल हो गई, ये इसके बारे में है। तो जिस टाइम पर आपको वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, ये वो टाइम है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है लीगल राइट टू रिसीव मनी। जब अगर बोले ना कि भाई मेरी जो रेवेन्यू है, मेरा जो सेल है वो रियलाइज हो गया है, इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास अधिकार आ गया है कि मैं सामने वाले से पैसे मांग सकता हूं। अगर वो मुझे पैसे नहीं देता है तो मैं उसको स्यू कर सकता हूं लीगली, कानूनी तरीके से। तो अभी और क्लियर हो जाएगा। इसके 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, गुड्स या सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड। भाई जो गुड्स है या सर्विस जो है ना, गुड्स है तो वो खुद से और जो कस्टमर है उसके पास ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और अगर सर्विस है तो सर्विस भी दी जा चुकनी चाहिए। रेवेन्यू डिटरमाइंड इन मनी, आपका जितना भी माल है या सर्विस है जो भी है वो उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकना चाहिए या किया जा चुका हो। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए 2 पार्टी के बीच में। ऑर्डर रिसीव्ड, अगर आपको ऑर्डर मिल गया है या फिर आपको एडवांस पेमेंट मिल गई है तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपके पास ऑर्डर आया तो ये सेल नहीं मानी जाएगी। आपने माल तैयार कर दिया, सेल नहीं मानी जाएगी। जब ये आपके यहां से डिस्पैच होकर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, तब ये प्रॉपर सेल मानी जाएगी। तब बोलेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। अब अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। लास्ट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रू का मतलब होता है इंकर होना, पैदा होना, जनरेट होना, बनना होना। 2 चीज होती है, उनका रेवेन्यू होता है एक्सपेंस। रेवेन्यू जो हमारे पास आता है, एक्सपेंस जो हमारे पास से जाता है। हम कब बोले कि भाई हमारे पास पैसा कुछ भी जो है वो, चलो पैसा ही समझ लो, हमारे पास पैसा अब आ सकता है, अब हम तैयार हैं, अब हम लीगली हमारे पास पैसा आएगा। हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, और एक्सपेंस को हम कब माने कि अब हमें पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों का नियम बड़ा सिंपल सा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट बिकम रिसीवेबल, जब रिसीवेबल हो जाए, अभी मिला नहीं है, जब आपके पास कानूनी अधिकार आ जाए, जैसे मैंने ऊपर समझाया अभी, जब आपके पास कानूनी अधिकार आ जाए कि अब आप सामने वाले से पैसे मांग सकते हैं अपने गुड्स या सर्विस के बदले में, तब आप मानिए कि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, वो पैदा हो गया है, अक्रू हो गया है। इसी तरह से एक्सपेंस, एक्सपेंस को आप तब रिकॉर्ड कीजिए, आप इसको तब अक्रू मानिए जब ये पे हो जाए, पे होने के लायक हो जाए। पे होने के लायक होने का मतलब है पेमेंट हुई नहीं है। जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आया,
वो आया आपके यहाँ पे काम करके चला गया, उसने तो अपनी सर्विस दे दी ना आपको, उसने आपका तो काम कर दिया ना, आपकी जो भी मशीन ठीक खराब थी उसको ठीक कर दिया। अब आपके सर पे कर्जा चढ़ गया है, आपने उसको पेमेंट करनी है। नाउ दिस अमाउंट इज पेएबल। अब आपको ये पे करना है, वो खर्चा अक्रू हो गया है। इसी तरह से अगर आपने किसी को सर्विसेज दे दी है या किसी को माल दे दिया है, तब आपका रेवेन्यू अक्रू हो गया है, अब आपको इसके ऊपर पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, कन्वेंशंस की वो वीडियो है, वो भी इसी का एक दूसरा हिस्सा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।